आज घर में बड़ी ही व्यस्तता थी। घर में शादी का माहौल जो था। 2 दिन बाद ही रूपाली की ननद शिया की शादी थी और आज उसका महिला संगीत था। रूपाली को शादी की भागदौड़ में पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाया था। रूपाली सोच रही थी कि अब तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, पर रूपाली को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर भी उसने हल्का फुल्का मेकअप किया और पीले रंग का सूट पहना, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। कोई ज़्यादा साज सज्जा न आने के कारण बालों का सिंपल सा स्टाइल बना लिया था। तैयार होने के बाद रूपाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीले रंग के सूट में वह खूब जच रही थी। तभी कमरे में रूपाली का पति साहिल आता है। रूपाली को देखकर साहिल भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। रूपाली ने बात को काटते हुए कहा, तुम किसी काम से आए थे क्या? साहिल ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वह बुआ जी तुम्हें बुला रही हैं। रूपाली ने कहा, ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। ये सुनकर साहिल कमरे से चला गया था और रूपाली मुस्कुराकर रह जाती हैं। रूपाली बुआ जी से मिलने के लिए जाती हैं। रूपाली को देखते ही बुआ जी बोलती हैं, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जिस पर रूपाली हंस देती हैं। वहीं पर रूपाली की ननद सिया और सास विमला जी भी होती हैं। सिया अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। सिया को बुआ जी का इस तरह रूपाली की तरफ तारीफ करना पसंद नहीं आया। वह कड़वाहट भरी नज़रों से रूपाली को देखती हैं। सिया सोचती हैं कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तब भी बुआ जी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई हैं, तब भी बुआ जी रूपाली भाभी की तारीफ कर रही हैं। सिया को इस तरह अपनी ओर देखते हुए रूपाली को बहुत अजीब लगता है। वह सिया से कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद कहकर सिया वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। तभी बुआ जी रूपाली को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती हैं, क्योंकि संगीत के लिए पड़ोस की औरतें भी आ चुकी थी। सभी ग्रुप में डांस कर रही थी, जिसके लिए रूपाली बहुत उत्साहित थी और उससे बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर भी उसने सोचा ग्रुप डांस में बहुत मजा आएगा। पहले ढोलक पर गाने और भजन गाए गए, उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो रूपाली के हाथ पांव फूल रहे थे। सोलो डांस तो मैंने आज तक नहीं किया था। ग्रुप डांस में तो किसी का ध्यान नहीं जाता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, वह भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे जबरदस्ती डांस के लिए खड़ा कर दिया गया। उसने भी जैसा आता था वैसा ही डांस कर दिया। डांस करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की और कई औरतों ने तो उसकी तारीफ करते हुए कहा, रूपाली तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। सास ने भी इशारे से बताया कि रूपाली तुमने वाकई बहुत अच्छा डांस किया है। ये देखकर रूपाली को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे इतना अच्छा डांस करना आता है। तभी रूपाली जाकर अपनी ननद सिया के पास बैठ जाती हैं। उसने देखा कि सिया की ड्रेस बैकलेस है और पीछे से स्ट्रेप भी दिख रहे हैं। रूपाली ने कहा, दीदी आपकी स्ट्रेप दिख रही हैं। कहते हुए उसने ठीक करने की कोशिश की तो सिया कहने लगी, कोई बात नहीं भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। रूपाली ने सोचा स्ट्रेप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब बात है। उसने अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब रूपाली का लहंगा तैयार होकर आ गया था, तो रूपाली की सास विमला जी ने उस लहंगे को देखने के लिए अपने पास मंगवाया था। लहंगे के देखकर विमला जी भड़क गई और रूपाली को फोन पर कहने लगी, तुमने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं? तभी रूपाली ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब विमला जी ने गुस्से में फोन काट दिया था। उसके बाद साहिल का फोन आया, तुमने ब्लाउज क्यों बनवाया, मम्मी भड़क रही हैं। तो रूपाली ने साहिल को ब्लाउज बनाने की वजह बता दी, लेकिन अब रूपाली को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा, मेरा ब्लाउज ठीक है, ना वह स्लीवलेस है ना ही उसका गला बड़ा है। लहंगे का दुपट्टा भी जिससे ब्लाउज को पूरा ढक ही जाएगा। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाए या कुर्ती ही बनवानी है। रूपाली का गुस्सा देखकर साहिल बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो मम्मी ऐसे ही कह रही थी।
जो बन गया वह ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन रूपाली को बहुत बुरा लग रहा था। एकदम संगीत की तेज आवाज से रूपाली वर्तमान में लौट आती हैं और विमला जी को देखती हैं, जो अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उन्हें ना तो अपनी बेटी की बैकलेस ड्रेस दिखाई दे रही थी और ना ही अपने संस्कार याद आ रहे थे। लोग कितने दोहरे मापदंड के होते हैं। लोग अपनी बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगते हैं और उसे शादी से पहले ही अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रूपाली भी काम खत्म करके जब अपने कमरे में जाने लगती हैं तो उसे पास के कमरे से बुआ की आवाज़ सुनाई देती है। अपना नाम सुनकर रूपाली का क्षण के लिए रुक जाती हैं। बुआ जी सिया से कह रही थी, आज रूपाली बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा किया था। ये सुनकर सिया बोली, बुआ जी इसे सुंदर होना नहीं कहते। इतना सुनने की देर थी कि तभी रूपाली भी उस कमरे में कुछ सामान लेने के बहाने से आ जाती हैं। सिया उसे देखकर चुप हो जाती हैं। रूपाली बहाने से कुछ सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। उसे सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सिया उससे इतनी चिढ़ती है कि किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी साहिल भी कमरे में आ जाता है। रूपाली साहिल को और सिया को बुआ जी के बीच हुई सारी बातें बता देती हैं और पूछती हैं, आखिर सिया को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती हूँ तो वह मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस नहीं दिखाई दी। शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो इतना हंगामा किया था और आपको पता है सिया ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। तभी साहिल कहने लगा, अरे छोड़ो ना रूपाली, सिया तो तुमसे जलन हो ही रही होगी। उसकी शादी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर इसमें भी मेरी गलती है। रूपाली ने गुस्से में कहती हैं, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो पहले ही कहा है कि तुम इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। साहिल उसे प्यार से समझाता है। साहिल की बात सुनकर रूपाली को हंसी आ जाती है, पर रूपाली सोचने लगती है कि लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव करते हैं। क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं? छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करते हैं, ताने देते हैं। पर रूपाली ने इन बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा और वह अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में साहिल को बताने लगी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया था। शादी की व्यवस्था एक वेडिंग हॉल में की गई थी। आज रूपाली भी पार्लर में तैयार हुई थी। उसने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना था जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हल्के नीले रंग का लहंगा उस पर खूब फब रहा था। आज रूपाली किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब साहिल उसे पार्लर लेने गया तो एक पल के लिए वह भी उसे देखता ही रह गया। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। गाड़ी से वेडिंग हॉल जाते हुए उसने रूपाली से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में, मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। पता है, वैसे पार्लर में जो और भी लेडीज तैयार होने आई थी वे भी यही कह रही थी, तो अब यकीन आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ। रूपाली ने शर्माते हुए कहा। साहिल भी गाड़ी चलाते हुए बार बार उसे देखे जा रहा था। यह देखकर रूपाली को और भी शर्म आ रही थी। वेडिंग हॉल में काफी रिश्तेदार आ चुके थे। साहिल के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ आए थे। साहिल सबसे रूपाली को मिलवा रहा था। सभी रूपाली से मिलकर बहुत खुश होते थे। रूपाली को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। सबकी पत्नियां रूपाली की तारीफ करती, ऊपर से रूपाली धन्यवाद कहकर शर्मा जाती, पर उसके अंदर उसका मन मयूर खुशी से नाच रहा होता। कौन ऐसी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो? उसे बहुत ही खास वाली फीलिंग हो रही थी। सिया भी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने लाल चटकीले रंग का लहंगा पहना था। वह भी सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही वह रूपाली को देखती उसके तेवर रूपाली के लिए वैसे के वैसे हो जाते। कुछ देर बाद बारात भी खूब धूमधाम से आ जाती है। फिर रिबन कटवाया जाता है। अब दूल्हे की आरती की बारी आती है। इस रस्म में दूल्हे को लड़की की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। ये रस्म दरवाजे पर ही होती है।
पर ये क्या, विमला जी तो घर से पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गई थी। बहुत असमंजस की स्थिति बन जाती है। ये एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर फुसर होने लगती हैं। तभी दूल्हे की माँ आगे आकर विमला जी से कहती हैं, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगा लीजिए, आरती स्टेज पर हो जाएगी। ये सुनकर विमला जी की सांस में सांस आती हैं। तभी विमला जी साहिल को घर से जल्दी से पटरी और आरती की थाली लेने के लिए भेज देती हैं। साहिल घर से पटरी और आरती का सामान ले आता है और दूल्हे की आरती की रस्म पूरी हो जाती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियां शुरू हो जाती हैं। 7 फेरे होने के बाद वधू पक्ष और वक्ष पक्ष के लोग आराम करने लगते हैं। तभी दूल्हे की माँ रूपाली के पास आकर कहती हैं, बेटा हमें कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं, क्या कुछ गद्दों का इंतजाम हो सकता है? जी आंटी जी, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ, आप बैठिए। रूपाली जवाब देती है और गद्दों का इंतजाम करवाने के लिए चली जाती हैं। दूल्हे की माँ वहीं बैठकर इंतजार करने लगती हैं। रूपाली गद्दों का इंतजाम करा देती हैं और आकर कहती है, आंटी जी मैंने गद्दे बिछवा दिए हैं, आप देख लीजिए। धन्यवाद बेटा, कहकर दूल्हे की माँ चली जाती हैं। रूपाली भी घर की औरतों के पास आकर बैठ जाती हैं, जो पहले से ही कुछ बातें कर रही थी। रूपाली बैठ हमारे पास, तेरी शादी के बाद से अब तुझसे मिल रहे हैं। अब तो शादी ब्याह का बहाना रह गया है एक दूसरे से मिलने का, वरना किसके पास समय है आजकल। उसमें एक औरत जो रिश्ते में रूपाली की ननद लगती थी कहने लगी, दीदी आप सही कह रही हो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, अच्छा किया सो शादी में आ गई। रूपाली कहती हैं, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू दीदी। हम लोग तो सिया की सांस के बारे में बात कर रहे थे, कितनी अच्छी हैं। आरती को लेकर गड़बड़ हो गई, सोने के लिए गद्दे नहीं मिल रहे थे, फिर भी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप गद्दों का इंतजाम कर रही थी। और एक विमला चाची हैं, उन्होंने कितना हंगामा किया था तेरी शादी में, कितना सुनाया था तेरे घर वालों को, याद है तुझे? याद है दीदी, वह सब मैं कैसे भूल सकती हूँ, भूलना भी चाहूँ तब भी नहीं भूल पाती। सोचकर ही रूपाली उदास हो जाती हैं। रूपाली की शादी के लिए उसके पापा ने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा रूपाली को दिया था। साहिल के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उसकी पसंद का फर्नीचर, उनकी पसंद के सारे वर पक्ष को दिए जाने वाले कपड़े, सारा दहेज उनकी पसंद का था। फिर भी विमला जी और उसके पति रमाकांत जी उन्हें फ़ोन करके बार बार आगाह करते रहते थे कि शादी में कोई कमी न रह जाए। रूपाली के पापा अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने वैसे ही तैयारी की जैसे लड़का वाला चाहते थे, लेकिन लड़के वालों के बार बार कहने से वे घबरा रहे थे कहीं शादी में कोई कमी ना हो जाए। शादी लोकल थी, इसलिए बारात में आने वाले लोग भी निश्चित थे। शादी वेडिंग हॉल में ही हो रही थी। रूपाली पार्लर से ही वेडिंग हॉल में पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। रूपाली की भाभी, बहन और परिवार की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना जाना भी लगातार जारी था, लेकिन शादी थी इसलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। रूपाली के पापा और भाई उनके स्वागत में लगे हुए थे। रूपाली की छोटी बहन रिया, जो आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे जूते चुराने का मौका जो मिलने वाला था। जूते चुराने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। तभी नाचते नाचते बारात भी आ जाती है। रिबन कटवाने की रस्म के बाद दूल्हे की आरती को तैयार की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। लड़की की पटरी तो घर पर ही भूल गए। बस इसी बात पर विमला जी भड़क जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं, इतनी भी अकल नहीं है कि दूल्हे की आरती में पटरी भी रखनी होती है। रीति रिवाज का बिल्कुल भी पता नहीं है तुम लोगों को। बारात का ढंग से स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते थे तो शादी करनी क्या जरूरी थी? विमला जी के मुंह से जो आ रहा था वह लगातार बोले जा रही थी। रूपाली की भाभी, बहन और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुन रहे थे। शादी में आए सभी मेहमान उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शादी का वातावरण अजीबोगरीब हो गया था, पर विमला जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया को बहुत रोना आ रहा था।
उससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारे मेहमान यही तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह विमला जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर कुछ शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती ली गई। अब शादी में किसी को वह उत्साह नहीं रहा। रूपाली का भाई पंकज साहिल को स्टेज तक ले जाता है, पर तब तक चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। विमला जी के व्यवहार से सभी हैरान थे कि वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। सारे मेहमानों के सामने लड़की वालों को इतना कैसे सुना सकती हैं। पर विमला जी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। पंकज के दोस्त रवि ने रहा नहीं जाता। वह पंकज से कहता है, यार कैसे लोगों में तुमने अपनी बहन की शादी कर दी, ये तो बहुत घटिया लोग हैं। इस पर पंकज कहता है, हमने तो इनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो सब सही लग रहा था। देख ले यार, तुझे जो सही लग रहा है, रवि से कहता है। अब पंकज को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वह अपने घर पर क्या करती होगी, कैसे रहेगी रूपाली। अभी पंकज ये सब सोच ही रहा था कि तब तक रूपाली की वेडिंग हॉल पहुंच जाती हैं। शादी की सभी रस्में हो रही थी, पर रूपाली को कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। किसी ने कोई हंसी मजाक नहीं किया, न जूते चुराने की रस्म हुई, बस मन से सब उपस्थित थे। फिर शादी होने के बाद रूपाली और साहिल को घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब रूपाली घर पहुंची, तब अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। रूपाली को ये जानकर बहुत ही दुख हुआ और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी सास विमला जी पर नहीं, बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्हें चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्हें जवाब देना चाहिए था। रूपाली सोचने लगी कि उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उसे ऐसी शादी नहीं करनी थी जिसमें उसके परिवार की बेइज्जती होती। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। फिर रूपाली की मम्मी उसे समझाने लगी, जो हो गया सो हो गया, तो गुस्सा लेकर ससुराल मत जा। शादियों में ये सब तो होता रहता है। अब शादी हो गई है, उसे अच्छे से निभाना। रूपाली चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रहती हैं। आज पहली बार उसे अपने होने पर अफसोस हो रहा था। उसी के कारण उसके परिवार का इतना अपमान हुआ था। उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। क्या लड़के के माता पिता होना इतना बुरा होता है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? ये सोचते हुए रूपाली भारी मन से अपने घर से विदा हो गई। रूपाली कहाँ खो गई? रूपाली की ननद ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ रूपाली, कहाँ खो गई? ननद ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, बस कुछ सोच रही थी, कहकर रूपाली मुस्कुरा देती है। पर वह मुस्कुराहट उसके अंदर के दर्द को छिपा नहीं पाती। तभी एक महिला, जो रिश्ते में उसकी जेठानी लगती थी, उससे पूछती है, रूपाली तेरे मायके वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वे शादी में नहीं आए? रूपाली गहरी सांस लेते हुए कहती, दीदी कैसे आते जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया? उन्हें तो शादी का कार्ड तक नहीं दिया गया। रूपाली इस सवाल का जवाब देते देते थक गई थी। अब कई रिश्तेदार उसके मायके वालों के बारे में पूछ चुके थे। हर बार जवाब देते हुए उनका मन टूट जाता था। शादी का कार्ड नहीं दिया, ये तो हद हो गई। अपने संबंधियों के साथ ऐसा कोई करता है कि भला? चाहे कोई भी बात हो, पर कार्ड तो देना ही चाहिए था। दीदी यहाँ तो जो हो जाए वही कम है, आप तो सब कुछ जानती हैं, कहकर रूपाली चुप हो जाती है। रूपाली को यूं उदास देखकर उसकी जेठानी बात को बदल देती हैं। रूपाली सियाल की ज्वेलरी तो बहुत सुंदर है, पर उसका लहंगा इतना खास नहीं है। सिंपल लाल रंग है, कुछ अलग नहीं लग रहा। कितने का है? 40,000 का है दीदी। इतने पैसे खर्च किए, उतने वसूल नहीं होंगे। तेरा लहंगा बहुत सुंदर है। तूने लहंगा यहीं से लिया है या लुधियाना से? नहीं दीदी, ये तो मैंने चांदनी चौक से लिया था। मेरी एक सहेली फैशन डिजाइनर है, उसी ने मुझे ये दिलवाया था। उसे कपड़े और फैशन की बहुत जानकारी है। ये तो दिख रहा है, नीले रंग का सेट भी कुछ अलग हटकर है। जेठानी लहंगों को निहारती हुई कहती हैं। ऐसी ही बातें करते करते विदाई का समय भी आ गया। विदाई के समय विमला जी को उदास देखकर सिया की सास उन्हें तसल्ली देती हैं कि वह सिया की बेटी बनाकर रखेगी। उनके ये सब सुनकर रूपाली विमला जी की ओर देखती है, जो अपनी बेटी को प्यार किए जा रही थी।
सिया की विदाई हो जाती है। उसके बाद साहिल और रूपाली गुड़गांव आ जाते हैं। क्या कोई बम फूटने वाला है? क्यों तुमने रास्ते में बात नहीं की? साहिल पूछता है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब फटेगा। आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, मुझे पता है बहुत कुछ गलत हुआ है और उसके लिए काफ़ी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने उन्हें हमारी शादी के बाद ही रोक दिया होता, जब उन्होंने पहली बार तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था, तो आज उनकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। साहिल को अपने बर्ताव पर अफसोस हो रहा था। पता नहीं जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमारी शादी में इतना हंगामा किया था, सिया की शादी में उन्होंने उससे भी ज़्यादा गलतियाँ की। क्या उन्हें एहसास हुआ होगा कि उन्होंने हमारे परिवार के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था? भगवान ने उन्हें वैसी परिस्थितियों में डाला। क्या उन्होंने उनका इशारा समझा होगा कि वह दूसरों के साथ कितना बुरा बर्ताव करती हैं? नहीं समझा होगा। रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने मेरे परिवार की शादी में न्योता तक नहीं दिया। क्या इस घर में मेरा इतना भी सम्मान नहीं है? मैं लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गई हूँ। क्या कसूर था मेरे पापा का? क्योंकि उन्होंने इतने सालों से पहली बार अपनी बेटी का पक्ष लिया था और उनकी गलत बातें सुनने से इनकार कर दिया था। इसका बदला उन्होंने सारे समाज के सामने दिया। उन्हें इसी भी शर्म नहीं आई। मेरा भाई हर साल दीपावली पर उनके घर आता था। वह उससे ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैं भी अपने भाई को मना करती थी कि तू यहाँ मत आया कर, पर वह कहता कि रस्म निभाने के लिए ये सब करना पड़ता है। रूपाली आग बबूला हो चुकी थी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह हमेशा मेरे और मेरे परिवार की बेइज्जती करती हैं। हमारी शादी में भी उन्होंने यही किया था और अब सिया की शादी में भी यही किया। जब से हमारी शादी हुई है उनका मेरे प्रति यही व्यवहार है। पर अब बहुत हो गया, मैंने बहुत निभा लिया। अब मैं और समझौते नहीं करना चाहती। रूपाली दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछ देती हैं। साहिल बोला, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। साहिल रूपाली से वादा करता है। अगले ही दिन साहिल ऑफिस चला जाता है। रूपाली घर के काम कर रही होती हैं, पर उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह सोच रही थी कि अगर शादी में ना जाती तो क्या होता। उसके सास ससुर को लोगों का मुंह बंद कराना मुश्किल हो जाता, लेकिन वह अपनी ओर से लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को उसकी किसी चीज़ की कदर नहीं है। यही सोचते सोचते शाम हो गई, उसे पता ही ना चला। तभी साहिल भी घर आ गया। रूपाली फिर भी साहिल से नाराज थी। रूपाली का बर्ताव देखकर साहिल बोला, रूपाली जो हो गया उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, पर वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो, आगे से कभी नहीं होगा। मुझे आप पे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। साहिल रूपाली को छेड़ते हुए कहता है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर वह साहिल की ओर से मुंह फेर लेती हैं। कोई बात नहीं, हम दीवारों को सुना देते हैं। तो दीवारें सुनो। मेरे बॉस और उनकी पत्नी शादी में आए थे। जब अब उनकी पत्नी ने रूपाली को देखा तो उन्होंने रूपाली को दुल्हन समझ लिया था। वह तो बॉस ने उन्हें बताया कि भाई ये दुल्हन नहीं, साहिल की वाइफ है। तो दीवारों, आज बॉस ने मुझे ये बात बताई थी। साहिल की बात सुनकर रूपाली चुपके से मुस्कुराने लगी। रूपाली को मुस्कुराता हुआ देखकर साहिल कहता है, दीवारों, आज सिद्ध हो गया है कि पत्नी कितना भी नाराज हो, पर अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर वह हमेशा खुश हो जाती हैं। अभी बताती हूँ मैं आपको। रूपाली साहिल को तकिया मारने लगती हैं। साहिल उससे बचने के लिए भागने लगता है। रूपाली की शादी को 1 वर्ष बीत चुका था। रूपाली के जीवन में भी खुशखबरी आ गई थी। वह 3 महीने की गर्भवती थी। रूपाली और साहिल बहुत खुश थे, परंतु डॉक्टर ने रूपाली को बेड रेस्ट बताया था। रूपाली फिर भी घर के काम करती थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब ही रहती थी। सिया की सास को भी रूपाली की तबीयत के बारे में पता चला, तो वह रूपाली का हालचाल जानने के लिए रूपाली का फ़ोन करती हैं। औपचारिक बातचीत होने के बाद सिया की सास रूपाली से पूछती है, रूपाली एक बात तो बताओ, क्या आप लोगों के यहाँ ये रिवाज है कि करवा चौथ पर लड़की अपने मायके में रहती हैं और दामाद भी उसके साथ रहता है?
ऐसा तो कोई रिवाज नहीं आंटी जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? रूपाली उत्तर देती हैं। अरे तुम्हारी सास का फोन आया था, वह कह रही थी कि करवा चौथ आने वाला है, तो आप लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज होगा, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी एक बार पूछ लूँ। आंटी जी मेरे समय में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था, अब बन गया हो तो मैं कह नहीं सकती। रूपाली की अपनी सास के कथन पर हैरानी हो रही थी। कोई बात नहीं रूपाली, तुम अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा, मैं फ़ोन रखती हूँ। जी आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। फ़ोन कट जाता है और रूपाली सोच रही थी कि कैसे लोग हैं ये, सब चीज़ों को कैसे हिसाब से बदल लेते हैं। मुझे तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरे घर तक नहीं जाने दिया था, तब ये रिवाज नहीं था, और अब दामाद को रखने का भी अच्छा बहाना बना लिया है, जबकि मुझे तो मेरे घर पर 10 मिनट भी रुकने नहीं देते। सोचते सोचते रूपाली अपनी पहली करवा चौथ के बारे में सोचने लगी। शादी होने के कुछ महीने बाद साहिल रूपाली को अपने साथ गुड़गांव ले आया था। रूपाली की पहली करवा चौथ आने वाली थी। रूपाली की सास बहुत खुश थी। उन्होंने कहा था कि उसकी पहली करवा चौथ है तो वह उसे अच्छे से पूजा करना और सारी विधियाँ सिखाएगी, जिससे वह आगे से खुद अच्छे से सारी विधियाँ कर सके। लेकिन शादी में सास के किए गए व्यवहार की वजह से रूपाली उसके पास नहीं जाना चाहती थी। रूपाली ने साहिल से कहा, मैं करवा चौथ पर अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी मुझे अच्छे से सब पूजा पाठ करना सिखा देगी, और मुझे अपने घर गए हुए भी काफ़ी समय हो गया है। मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछकर बताता हूँ, साहिल रूपाली से कहता है। रूपाली खुश हो जाती हैं। उसका अपने घर जाने का बहुत मन हो रहा था। शाम को साहिल अपने घर फ़ोन करता है और रूपाली को करवा चौथ पर उसके घर भेजने की बात करता है। जैसे ही साहिल अपनी बात पूरी करता है, उसके मम्मी पापा भड़क जाते हैं। वह साहिल पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर साहिल से कहते हैं, रूपाली को फ़ोन दो। साहिल रूपाली को फ़ोन पकड़ा देता है। रूपाली डरते डरते फ़ोन लेती हैं। उसे हमेशा उनके फ़ोन आने से डर लगता था। मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर रूपाली को ताने मारते रहते थे। जब भी साहिल के घर से फ़ोन आता था, रूपाली के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि पता नहीं आज किस बात के लिए सुनना पड़ेगा। रूपाली के मन में उन लोगों का अजीब सा डर बैठ गया था। रूपाली डरते हुए फ़ोन पकड़ लेती हैं। उधर से साहिल के पिता रमाकांत जी बात करते हैं। नमस्ते पापा जी, रूपाली विनम्रता से कहती हैं। रमाकांत जी कहते हैं, रूपाली, साहिल कह रहा है कि तुम्हें करवा चौथ पर अपने घर जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। पर पापा जी, रूपाली कुछ महीने ही वाली थी कि रमाकांत जी बीच में बोल पड़े। तुम्हारे पापा ने बड़ा किया है शादी में, जो अब करवा चौथ पर कुछ देंगे। ऐसे होती है शादी जैसी उन्होंने की? शादी तो हम बताएंगे कैसी होती है जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। शादी तो शादी, उन्होंने तो गाड़ी के पैसे भी पूरे नहीं दिए, पर मेरे पापा ने तो पूरे पैसे दिए थे। रूपाली धीरे से कहती हैं, कहाँ पूरे पैसे दिए तेरे पापा ने? 1 लाख रुपए कम दिए हैं। पर वर कुछ नहीं जाना समझी, कहकर रमाकांत जी फोन काट देते हैं। रूपाली फोन हाथ में लेकर उसे घूरती रहती हैं। आंखों से आंसू आ जाने के कारण उसे फोन की धुंधला दिखाई देने लगता है। रूपाली की ऐसी हालत देखकर साहिल को उसकी चिंता होने लगती है। क्या हुआ रूपाली, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? पापा ने क्या कहा? साहिल पूछता है। रूपाली साहिल की बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचकर अपने घर फ़ोन लगा देती हैं। उसकी मम्मी फ़ोन उठाती हैं। रूपाली का फ़ोन जानकर वह बहुत खुश हो जाती हैं और पूछती हैं, रूपाली, साहिल ने अपने घर पर पूछ लिया, हम कब लेने आ जाए तुझे? मम्मी, मैं नहीं आ रही, उन्होंने मना कर दिया है। पर क्यों मना कर दिया? रूपाली उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और उससे पूछती है, मम्मी, पापा जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। तेरे पापा यहीं हैं, क्या बात है? रूपाली की मम्मी को चिंता होने लगी थी। आप प्लीज़ पहले पापा को फ़ोन दो। रूपाली की मम्मी हार कर उसके पापा को फ़ोन देती हैं। रूपाली के पापा फ़ोन लेते हैं। रूपाली, क्या बात है बेटा? पापा जी, आप मुझे ये बताइए, आपने गाड़ी के लिए कितने पैसे दिए थे? बेटा, जितने उन्होंने मांगे थे पूरे 10 लाख रुपए दिए थे।
पर इनके पापा तो कह रहे हैं कि आपने 1 लाख रुपए कम दिए थे। नहीं बेटा, पूरे पैसे दिए थे। हमारे पास गवाह भी हैं जिन्होंने शादी करवाई थी, उनके सामने पूरे पैसे गिनकर दिए थे। फिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? छोड़ो ना बेटा, ये सब तो शादी ब्याह में चलता रहता है, इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं पापा जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपने पूरे पैसे दिए हैं तो वे इस बात को नकार कैसे सकते हैं? आप उनके पास जाकर इस बात को क्लियर कर लीजिए। कोई बात नहीं रूपाली, रिश्तेदारी में तो ये सब चलता रहता है, वैसे भी हम लड़की वाले हैं। पापा प्लीज, अगर आप इस बात को उनके पास जाकर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैं कभी भी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं नहीं रूपाली, ये गाड़ी तो हमने तेरे लिए दी है बेटा, अगर तू इसमें नहीं बैठेगी तो हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा। अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे अंकल जी को लेकर तेरे ससुराल आ जाऊंगा। अब खुश हो? पापा जी अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे कल बात करूँगी। ठीक है, फ़ोन कट जाता है। साहिल चुपचाप रूपाली के पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ़ोन कट जाने के बाद साहिल रूपाली से उसके दुखी होने का कारण पूछता है। रूपाली उसे पूरी बात बता देती है। बात पता चलने पर साहिल को बहुत बुरा लगता है। सॉरी रूपाली, मेरी वजह से ही तुम्हें हमेशा ये सब सुनना पड़ता है। मैं जितना सोचता हूँ कि सब मिलजुल कर खुशी से रहेंगे, उतना ही मेरे मम्मी पापा ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे खुद अपराध बोध होने लगता है। पता नहीं ये चीज़ कभी सही होगी भी या नहीं। ये चीज़ें तब तक सही नहीं हो सकती जब तक वे लोग दूसरों को अपने बराबर सम्मान नहीं देते। उनके हिसाब से बहू का मतलब है जो चुपचाप उनकी हर सही गलत बातों को मानने वाली हो। अगर उसने अपनी कोई बात रख दी तो वह उल्टा जवाब देना हो जाता है, और लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे लड़की वाले हैं। हाँ हाँ, रूपाली अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए हंसने लगी। रूपाली संभालो अपने आप को, क्या कर रही हो तुम? अपने घर जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। पता है कभी कभी मन करता है मर ही जाऊं, सब खत्म, सारी मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मेरे परिवार की बेइज्जती होना खत्म। पर क्या मैं सुकून से मर सकती हूँ? तब क्या सब ठीक हो जाएगा? सब कहेंगे अरे शादी के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया, जरूर किसी ने चक्कर चल रहा होगा, लड़की में ही कोई कमी होगी, तब भी मेरी फैमिली को ही सुनना होगा। और अपने परिवार का भी ख्याल आता है। उन्होंने मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी की है, मुझे इतना प्यार दिया है और मैं उन्हें इतना बड़ा दुख दूं, ये सब डिजर्व नहीं करती। और तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? साहिल रूपाली के आंसू पोंछते हुए उससे सवाल करता है। आपका क्या है? आप मज़े से अपने मम्मी पापा की पसंद से दूसरी शादी कर लेना, मुझे कोई दूसरी तीसरी शादी नहीं करनी। मैं अपनी इसी शादी में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हें वह फ़ोन ही नहीं देना चाहिए था, मुझे क्या पता था पापा ये सब बात करेंगे। तभी साहिल कमरे से बाहर अपने पिता से फ़ोन पर बात करने के लिए चला जाता है। रूपाली भारी कदमों से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती हैं और रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब साहिल कमरे में आता है तो वह सो चुकी होती हैं। साहिल रूपाली को सोता देख उसे कंबल ओढ़ा देता है। रूपाली को सोते हुए देखकर वह सोचता है कितनी खुश थी मेरी रूपाली, अपने घर जाने के लिए कितनी उत्सुक थी, पर एक फ़ोन ने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। साहिल रूपाली के सिरहाने बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो रूपाली, ये सब मेरी गलती है। वे तुमसे ये सब कह पाते हैं क्योंकि मैंने कभी उन्हें रोका टोका नहीं। मुझे लगा वे मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा उनके प्रति फर्ज है, पर अब और नहीं, मेरी तुम्हारे प्रति भी जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें मना कर दिया है, अब वे तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्हें कुछ कहना होगा तो मुझसे कहेंगे। अब मैं तुम्हें कभी किसी को कुछ नहीं कहने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अगली सुबह अगले दिन रूपाली की आंख जल्दी खुल जाती हैं। वह बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हैं। बाहर ठंडी हवा चलने के कारण वह दोनों हाथों में खुद को समेट लेती हैं। आसमान में पंछी उड़ान भर रहे थे। पंछियों की चहचहाहट उसके मन को सुकून दे रही थी।
काश मैं भी एक पंछी होती तो इस आकाश में उड़ान भरती बिना किसी परवाह किए। रूपाली मन में सोचते हुए गहरी सांस ले लेती हैं। क्या सोच रही हो, कहते हुए साहिल रूपाली के गले में अपनी बाह डाल देता है। कुछ नहीं, बस इन पंछियों को देख रही थी। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लूँ और तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर चलूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, आप ऑफिस चले जाइए। पर रूपाली, फिर कभी घूमने चलेंगे, रूपाली ने शांत भाव से कहा। आप ऑफिस जाइए, मैं घर पर रुक जाता हूँ, तुम उदास लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, आपको पता है ना, मुझे थोड़ा समय लगता है, पर मैं ठीक हो जाती हूँ। कल के बारे में देखिए, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब बात करेंगे, ठीक है रूपाली। रूपाली हाँ में सिर हिला देती हैं। साहिल तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। रूपाली बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। आज उसका समय काटे नहीं कट रहा था। आज घड़ी इतनी धीरे क्यों चल रही है? वह एक दो बार अपने घर फोन कर चुकी थी। उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उसके पापा जी हरिप्रसाद अंकल के साथ ससुराल गए हुए हैं। दोपहर 2 बज चुके थे, तभी फोन की घंटी बजती है। रूपाली की मम्मी का फोन था। रूपाली ने फोन का रिसीवर उठाते ही हड़बड़ाते हुए पूछा, मम्मी बात क्लियर हो गई? हाँ बाबा, हो गई। जैसे ही तेरे पापा जी घर आए हैं, उन्होंने सबसे पहले तुझे फोन करने को कहा है। ले अपने पापा से खुद बात कर ले। रूपाली की मम्मी उसके पापा को फोन देती हैं। हेलो हेलो पापा जी, नमस्ते। पापा जी, सारी बात क्लियर हो गई, उन्हें पता चल गया कि हमने पूरे पैसे दिए हैं। हाँ बेटा, पता चल गया, पर तू पहले सांस तो ले ले। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद अब मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ, वरना कल से तो जैसे मेरा दम ही घुटा जा रहा था। बेटा तू ऐसे परेशान ना हुआ कर, हम हैं ना तेरी हर परेशानी को दूर करने के लिए। जानती हूँ पापा जी, तभी तो जी पा रही हूँ। कहते हुए रूपाली चुप हो गई। पर पापा जी, आपने उन्हें यकीन कैसे दिलाया? ये तो सब हरिप्रसाद जी अंकल का कमाल है। ऐसा क्या किया हरि अंकल ने? पापा जी, तुम तो जानती हो, तेरे ससुराल वाले ने अपनी सारी डिमांड हमें पेपर पर लिखकर दी थी, और क्योंकि वह बिचौलिया था और हमारे जानकार भी, तो मैंने सारा सामान और गाड़ी के पैसे उन्हीं से तेरे ससुराल वालों को दिलवाए थे। तो जब उन्होंने सभी कुछ उन्हें दिया, तो तेरे ससुर से उनके द्वारा दिए गए पेपर से मिलवाया भी, और ये सब कुछ उसकी मांग के अनुसार था। तो उसने उस पेपर का हस्ताक्षर लिए थे कि हमारी ओर से इतना सामान और पैसे दिए गए हैं, और आज वही पेपर काम आ गया। वाह पापा जी, हरिप्रसाद अंकल ने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा, आज उन्हीं के कारण हम ये सिद्ध कर पाए, वरना हमारी बेटी तो कभी उस गाड़ी में नहीं बैठने वाली थी जो उसके पापा ने उसके लिए दी थी। पापा जी देख रूपाली बेटा, चाहे कुछ भी कहे, तू हमारे लिए अनमोल है। हमने तेरी शादी की है, तुझे छोड़ना नहीं है। अगर हम उसकी गलत बातें बर्दाश्त करते हैं तो तेरी खुशी के लिए, और अगर तू खुश नहीं तो इस सब का क्या फायदा? पापा जी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आगे से आप उनकी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा, हमारी खुशी तो बस इसी में है कि तू हमेशा खुश रहे। अच्छा अब जल्दी फोन रख और कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा। आपको कैसे पता? हम क्या अपनी बेटी को नहीं जानते? पापा जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, और तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। अपने पापा से बात होने के बाद अब रूपाली को काफी हल्का लग रहा था। रूपाली वर्तमान में लौट आती हैं। उसे पहली करवा चौथ पर अपने घर जाना था, और यहाँ उन्होंने पैसे को लेकर उसे ताना मारने शुरू कर दिए थे। पता नहीं इन लोगों के दोहरे मापदंड कब समाप्त हो गए। रूपाली को याद आया कि जब उसने अपने ससुराल वालों को बताया कि वह अंडे खाती हैं, तो उसकी सास तुनक कर बोली थी, अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करते जो अंडे खाती हैं। हमारे घर में अंडे खाने का रिवाज नहीं है। रूपाली ने उसी दिन से अंडे खाना छोड़ दिया। ये बात अलग है कि सिया विमला जी के सामने बैठकर ही एक रोल खाती थी, और वे उससे कुछ भी नहीं कहती थी।
हालांकि साहिल ने कई बार रूपाली से कहा कि अगर वह एग रोल खाना चाहती हैं तो खा सकती हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पर रूपाली ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि जो उनके यहाँ मना है वह नहीं काम करे। उसने साहिल से कहा, देखिए अंडा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ नहीं सकती, और जब आपके यहाँ नहीं खाया जाते तो मैं छुपकर भी नहीं खाऊंगी। बस मुझे परेशानी है कि जब सिया आपकी मम्मी के सामने बैठकर खाती हैं तो वे मुझे किस मुंह से ताने मारती हैं। पर रहने दीजिए, मुझे अब इन बातों की कोई आदत हो गई है। रूपाली ने सोच लिया था कि अब वह कोशिश करेगी कि ऐसी बातों पर ध्यान न दे, क्योंकि जब ध्यान देती हैं तो नुकसान उसका ही होता है और उसका मूड 2 दिन तक खराब रहता है। दूसरों की छोटी सोच से अपनी सुख शांति क्यों भंग करनी। 9 महीने पूरे होने पर रूपाली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब उसकी जिंदगी खुशहाल थी। उसने निश्चय किया कि वह दूसरों की किसी को भी ओछी बात पर ध्यान नहीं देगी। दूसरे नहीं बदलने वाले, इससे अच्छा है कि वह बदल जाए और उन चीज़ों पर ध्यान ना दे जो हमें खुशी देती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।